जब हम आजादी से पहले के समय में थे तो संत राम बी ए प्रजापति जी, आज मैं उनको नमन करूंगा, कोटि कोटि नमन, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। संत राम बी ए प्रजापति जी ने जाति पाति तोड़क मंडल बनाया और उन्होंने जो सभा रखी उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मुख्य अतिथि बनाया, क्योंकि जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव था। तो उन्होंने वहां के जो उच्च जाति के लोग थे, सामान्य जाति के लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे शख्सियत को, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो दलित पिछड़ी जातियों में जन्मा है, हम लोग मुख्य अतिथि नहीं बनने देंगे, हम उसका भाषण नहीं होने देंगे। संत राम बी ए प्रजापति जी इस बात से बड़े दुखी हुए। उन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल का बहिष्कार कर दिया, उन्होंने उसको रद्द कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां जाते वक्त जो भाषण तैयार किया था कि मैं इस जाति पाति तोड़क मंडल में जो संत राम बी ए प्रजापति जी ने मुझे मौका दिया है, मैं अपनी बात रखूंगा। उन्होंने जब वो सभा में नहीं जा पाए तो उन्होंने उस भाषण का एक की एक किताब तैयार की। उस किताब का नाम है एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। उसी किताब को मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब ने मान्यवर काशी राम साहब को पढ़ने के लिए दिया। इतिहास को याद करना, तब आपको जानकारी होगी। मान्यवर काशी राम साहब को वही जाति पाति तोड़क मंडल में जो भाषण देना था बाबा साहब को, वही किताब जो एलिमिनेशन ऑफ कास्ट के नाम से, जाति के विनाश के नाम से बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, उसी किताब को मान्यवर काशी राम साहब ने 3 बार पढ़ा और पढ़ने के बाद क्लास 1 की नौकरी को लात मार के ये तय किया कि मैं अपने सोए हुए समाज को जगाने का काम करूंगा। महसूस करो, ना तो भाषण तो बाबा साहब के बहुत है, ना तो संत राम बी ए प्रजापति जाति पाति तोड़क मंडल बनाते, ना ये ताकतवर लोग बाबा साहब को उसमें आने से रोकते, ना ही दुखी होके बाबा साहब अम्बेडकर वो किताब लिखते, ना ही उस किताब को मान्यवर काशी राम साहब पढ़ते। तो अगर ना ही वो उस किताब को पढ़ते तो आज इस देश में बहुजन समाज में जागरूकता कैसे आती, इसका सारा श्रेय आपको जाता है, इसके पूरे हकदार आप हैं। मैं आपसे समझता हूं कि आपको वो हिस्सा नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। इस देश में लोकतंत्र इसलिए आया था कि जिनको आजादी से पहले कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं था, उनको भी वोट के आधार पे, संख्या के आधार पे कुर्सी के बैठने का अधिकार मिले। उनके बीच के लोग भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने, वकील बने, जज बने और सरकारी नौकरियों में जाए, प्राइवेट नौकरियों में जाए, उद्योग रोजगार करें। देश में समानता लागू हो गई है, संविधान के आधार पर बराबरी आ गई है। तो वो इस साधनों के जरिए अपने घर परिवार की स्थिति बदलें। लेकिन आप महसूस करके देखो, आज भी मजबूरी में हमारे लोगों को अपना पेट पालने के लिए यही काम जो हम पे थोपा गया था, उस काम को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जब जब हमारे बीच से कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है जो हमारे दर्द को समझता है, तो वो हमारे लिए व्यवस्थाएं भी करता है कि इस काम से हटके हमें कुर्सी में बैठने का अधिकार मिले। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से ये कलम की ताकत हमारे पास है। आज पाल प्रजापति, कश्यप सैनी और तमाम जो है दलित पिछड़े वर्ग जातियों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन सकते हैं। आप महसूस करो, देखो संकल्प इसको कहते हैं। जिन बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया, आपने पढ़ा होगा। जिन बाबा साहब अम्बेडकर को मटकी छूने से रोका गया, जो मटकी भी हमारे लोग बनाते हैं, जिसमें अपना पसीना लगाते हैं, जिसमें पसीना चूता है, तब जाके बच्चों के पेट में रोटी आती है, उस मटकी को छूने से रोका गया। उसी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के तमाम शोषित वर्ग, वंचित वर्ग के लोगों को, इस देश की तमाम जाति धर्मों की महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने का काम संविधान के जरिए किया। ये होता है संकल्प। जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तब तक हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। जो काम हमारे महापुरुष करके गए, जो उनके बीच बीच में समय समय पर आंदोलन चला, काम आगे बढ़े, ये लोकतंत्र है। जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपकी संख्या प्रदेश में नहीं, देश भर के स्तर पे बड़े पैमाने पे है। जहाँ कम संख्या है वहाँ कम हिस्सेदारी, और जब ज्यादा संख्या है वहाँ ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब तक आपके बीच के लोग, मनीष भाई जैसे लोग कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, MP नहीं बनेंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जब तक कलम की ताकत इनके हाथ में नहीं आएगी, तब तक ये कानून नहीं बना पाएंगे, कानून को लागू नहीं करा पाएंगे। कानून ना बनेगा ना लागू होगा तो बदलाव कैसे होगा, आप बताओ। सभी तरह के बदलाव
वो राजनीतिक शक्ति के जरिए होते हैं। इस देश में लोकतंत्र लाठियों से कोई बदलाव नहीं होता। लाठियों से आप एक आदमी को पीट सकते हो, 100 आदमियों को पीट सकते हो, लेकिन विचार एक ऐसा हथियार है जो लाखों लोगों में बदलाव पैदा करता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यही लोग ठान ले, मैं लिख कर देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसी क्रांति जन्म ले देगी जिस क्रांति को रोक नहीं पाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा दारा सिंह जी का। दारा सिंह जी ने एक हिस्सेदारी का आंदोलन चलाने का काम किया, लेकिन आपने महसूस किया जो सुबह शाम हमें पाठ पढ़ाते हैं कि हम उनके भाई हैं, हम उनके धर्म के लोग हैं, उन्हीं की सरकार ने किस तरह से खून की होली गाजियाबाद साहिबाबाद में खेलने का काम जो है किया, जिसमें मनीष भाई को भी और तमाम हमारे छोटे भाई जिनकी पीठ पे लाठियां बजाई गई, जिनके सर फोड़े गए, जिनके खून से होली खेली गई, ये जुल्म जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उनकी पुलिस ने। पुलिस को मैं क्या दोष दूं, क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है। कल आप सरकार में होंगे, पुलिस आपकी होगी। जो पुलिस आज आप पे लाठी चला रही है, वो कल पुलिस आपके लिए गुलदस्ता लेके खड़ी होगी, आपको सलूट करेगी। मैं इनको कर्मचारियों को क्या कहूं, इनको भी अपने बच्चों का पेट पालना है। अगर ये सरकार के इशारे पे काम नहीं करेंगे, जो तनख्वाह देती है, तो भाई इनको वो नौकरी से निकाल देंगे, इनको वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे, इनको वो सस्पेंड कर देंगे। लेकिन इनको भी ये समझना चाहिए कि भले ही सरकार ये तनख्वाह देती हो, लेकिन तनख्वाह तो इन्हीं जनता के टैक्स के पैसे से जाती है। अगर ये जनता टैक्स नहीं देगी तो भैया कौन सी तनख्वाह मिल जाएगी। जनता टैक्स देना बंद कर दे, बजट नहीं बनेगा, बजट नहीं बनेगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप में हम में क्या फर्क रहेगा। इतना सा फर्क है, आपके पास वर्दी है, हम सामान्य कपड़े पहने बैठे हैं, हम भी अपने देश को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप सुरक्षा काम कर रहे हैं, हम भी देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और इस देश के सबको बराबर का अधिकार देने वाले सभा संविधान की रक्षा का काम कर रहे हैं। हम भी सिपाही हैं, आप भी सिपाही हैं, हम सबको मिलकर देश के संविधान को बचाना चाहिए। अगर ये संविधान बचेगा तो ही हम पे बराबरी के अधिकार बचेंगे, और अगर ये संविधान नहीं बचा तो बताओ कि फिर पाल, प्रजापति, कश्यप, सैन, निषाद, विश्वकर्मा, सैनी, मौर्य, साके, कुशवाहा, चनान वाले की पास धोबी, गोरी, खटीका, किस बच्चे को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिलेगा। आप महसूस करो और अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। पहले नौकरी आती थी, पिछड़े वर्ग के लोगों को संघर्ष करके मंडल कमीशन के जरिए आरक्षण मिला, लेकिन क्या आपने देखा कि मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हुई। जब मंडल कमीशन के जरिए पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला तो आप ये बताओ, या बहुत सारे जिम्मेदार लोगों को मैं देख रहा हूं जो बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, तो बताओ मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? दलित समाज के लोग कर रहे थे या इस देश में जो शासक जमात है वो कर रही थी? बताओ। जो शासन चला रहे थे, जो शासन सत्ता चला रही है, यही भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बताओ। 1989 में आप महसूस करो मंडल कमीशन से तकलीफ क्या थी। अगर इन दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे कुर्सियों पर बैठेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे, वकील, जज बनेंगे, मैं तो कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाओ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह का रिजर्वेशन आपको नीचे मिल रहा है, उसी तरह का रिजर्वेशन लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, आयोगों में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और प्रमोशन रिजर्वेशन SC, ST, OBC के साथ, SC, ST के साथ OBC के कर्मचारियों को दिलाने का काम करेंगे, बैकलॉग भरवाने का काम करेंगे। आप महसूस करो 79% इस देश की वेल्थ 10% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास। इन 80% लोग, 80% पैसा, साधन 10% लोगों के पास है, और बकाया सारी 90% आबादी 20% साधनों से अपने घर को चला रही है। मेरी माए बहनें बैठी है, बताओ 350 रुपए का सिलेंडर जब 1150 रुपए का हो जाता है तो जेब कटती है, नहीं कटती है? जब 400-500 रुपए, 120-30 रुपए का आने वाला बिल और 400-500-600 रुपए का आता है और बिल ना जमा करने में कनेक्शन काट देते हैं, तो तकलीफ होती है, नहीं होती है? पहले आपके बच्चों को आपने खून पसीना लगा के पढ़ाया, वो नौकरी लगते थे तो घर में पैसा आता था, माँ की आंखों के आंसू पूछते थे, बहन के सपने पूरे होते थे, बहन बेटियों की शादी सुख शांति से होती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर मिलते थे। आज तो सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया। 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए जीरो की गिनती नहीं होती, इतने पैसे अडानी अंबानी के माफ करते हैं। हमारी 52% आबादी बैठती है पिछड़े वर्ग के लोगों की, वो 52% टैक्स देते हैं, तो 52% पैसा उनकी तरक्की के लिए क्यों नहीं लगाते? कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आपके बीच का चुनाव व्यक्ति पार्लियामेंट में जाके नहीं पूछेगा,
कि जो टैक्स हम देते हैं वो पैसा हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं लगता, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती, इनको नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिलता, इनको पिछड़े वर्ग के लोगों को लोन क्यों नहीं मिलता, इनको पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छे घर मकान क्यों नहीं मिलते, इनके पिछड़े वर्ग के लोगों की आस्थाओं का सम्मान क्यों नहीं होता, इनके महापुरुषों को मैं कह रहा हूं मिलना चाहिए संतराम प्रजापति जी को भारत रत्न क्यों नहीं देते। इस देश में कितने लोगों को मैंने योगदान बता दिया कि कितना बड़ा योगदान है उनका गरीबों में आवाज पैदा करने का। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि संतराम प्रजापति जी को वो भारत रत्न दे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को वो भारत रत्न दे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी, हमारी पार्टी के बड़े नेता विवेक सैनी यहाँ बैठे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले। इसकी मुहिम भी सबसे पहले हमने चलाने का काम किया था। वो तो चुनाव के समय उनको लगा कि ये पिछड़े वर्ग की वोट ले लो, इसलिए उन्होंने भारत रत्न दिया। वरना आप याद करो इसी लोकतंत्र की वजह से जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो जाति के आधार पर हमें अपमान करने वाले लोगों ने क्या कहा कि कर्पूरी छोड़ कुर्सी है, चल कर्पूरी छोड़ कुर्सी पकड़ उस्तरा और जाओ जाके हजाम बना। आप ये बताओ कब तक हम इस देश में हजाम बनाएंगे, कब तक इस देश में हम लोग मिट्टी के घर बनाएंगे। हम तो खुद मिट्टी बन गए हैं, जिसको जब चाहे जो सरकार लाठियों से पीट देती है और हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ के हम पे राज करती है। हमें सोचना पड़ेगा ये शरीर, ये महापुरुषों के बच्चों का शरीर लाठियों से पीटने के लिए नहीं है, ये देश में राजकाज करने के लिए है। आप अपना मन पक्का करो, वो समय दूर नहीं कि इस देश में जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, पिछड़े वर्ग के लोग, मैं आपको जिम्मेदार से कहता हूं, जिन लोगों ने गलती की मैं उनकी बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि पिछड़े वर्ग की जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हमने अपनी पार्टी के संविधान में लिखी है कि 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% टिकट मिलना चाहिए। और उसके गवाह विवेक सैनी जी बैठे हैं। जिन जिन जातियों ने हमारे साथ जुड़ने का काम किया, हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। विवेक सैनी साहब यहाँ से जनरल सीट से हमने उनको पार्टी ने टिकट दिया और वो 9000 से ज्यादा वोट लेके यहाँ से जिला पंचायत के मेंबर बने। जब किसी गरीब के बेटे को मौका मिलता है तो वो अपने नाम को मेहनत करके आगे बढ़ाता है। मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ, आप अपने दिल को मजबूत कर लो। हम मनीष भाई को भी विधानसभा भेजने में मदद करेंगे, ये वादा मैं आप लोगों से करता हूं। और भी अगर कोई खड़ा होगा उसके पीछे भी चंद्रशेखर राज खड़ा होगा। अगर अपना हिस्सा भी काट के देना पड़ा तो अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को हम लोग देने का काम करेंगे। आगे जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, आप मन बना लो, आप सीट तय कर लो। जहां जहां आपके वोट जीतने की क्षमता में हो आप आज लिस्ट बना के दे दो। अति पिछड़े वर्ग की हर जाति को बराबर की हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना, इस देश में अमीर राज नहीं करेंगे, गरीब भी राज करेंगे, क्योंकि वोट डालने में पैसा नहीं लगता। हमें बस दुश्मन से सावधान होकर अपनी वोट का सही प्रयोग करना आना चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई मेरी आपकी नहीं है, ये लड़ाई इस देश के लाखों गरीबों, शोषितों, करोड़ों मजदूरों की लड़ाई है, सब बहन बेटों के सम्मान की लड़ाई है। हमें 69,000 शिक्षक भर्ती, अगर आपको याद हो, यहाँ कुछ लोग बहुत जिम्मेदार शानदार बैठे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 20,000 पदों पे घोटाला किया। ये घोटाला पुलिस, सरकार, इंटेलिजेंस के रहते हुआ कोई नेता नहीं बोल रहा था। 4 दिन में बच्चों के साथ वही भूखा प्यासा उनके जिस हालात में होते वही जमीन पे लेटा रहा। एक बड़ा आंदोलन हमने खोल किया।